हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका टेस्ट बेंच पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया से जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपको आने चाहिए। हम बिल्कुल ही शॉर्ट में समझेंगे उसको और कोशिश करेंगे कि जो भी आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, CGL हो, LLB हो, ये सारे एग्ज़ाम्स में ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल्स आपको आने चाहिए और ये आर्टिकल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आइए देखते हैं। तो संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे भारत के संविधान में 22 पार्ट्स हैं और 12 जो हैं वो शेड्यूल है। वहीं 395 जो हैं आर्टिकल्स हैं। उनमें ही अगर 390 400 जो अबव है वो ऐड किया गया है, कुछ को जो है वो ऐड किया गया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ जो आर्टिकल्स हैं वो 395 हैं। आइए हम अपने पहले आर्टिकल कल की तरफ चलते हैं। और जो हमारा पहला आर्टिकल है वो पहला आर्टिकल है नेम टेरिटरी ऑफ द यूनियन मीन्स इंडिया दैट इज़ भारत। ये पहले वाले में ही लिखा हुआ है और ये तो पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और सारे एग्ज़ाम्स में ये लगभग पूछे जाते हैं। वहीं आर्टिकल 2 को इस तरह आप समझ सकते हैं, इसका कोई भी हिस्सा अगर हमारे देश के साथ जुड़ता है तो वो प्रावधान जो है वो आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। वहीं अगर हम अपने ही देश के राज्य के को कोई नया नाम देना चाहते हैं, उनकी बाउंड्री में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो प्रावधान जो है वो आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। तो जो पार्ट 1 है और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है, ये 3 आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही एक आर्टिकल को एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि पार्ट 2 की अगर हम बात कर लें तो पार्ट 2 में जो पार्ट 2 है उसमें आर्टिकल इम्पोर्टेंट जो होने वाला है वो आर्टिकल आप देखें तो 5 से 11 तक आर्टिकल होते हैं। और 5.2 में ही जो है वो सिटीजनशिप की बात की गई है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, आपसे सिटीजनशिप कैसे छीन लिया जाएगा और आपको सिटीजनशिप कब कब मिलेगा। लेकिन इसमें एक आर्टिकल जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल वो ये है 11th आर्टिकल। जो 11th आर्टिकल है, इस आर्टिकल में NRC हुआ है। वो NRC इसी के तहत, क्योंकि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो टाइम पर जो है वो टाइम के हिसाब से सिटीजनशिप का जो रूल्स है वो चेंज कर सकता है। ये राइट्स पार्लियामेंट्स के पास है। तो ये आर्टिकल 11 में दिया हुआ है। वहीं अगर आप आर्टिकल 5 को देखें तो ये सिटीजनशिप जो है कहता है कि सब जो हैं वो भारत के नागरिक होंगे। और 6th में अगर आप देखें तो 6 जो आर्टिकल है वो कहता है कि माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से आए हैं उनको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। 7वां भी इसी तरीके से है कुछ। और जो 7th आर्टिकल्स हैं वो भी सिटीजनशिप देने की बात कर। 12 वो कहता है कि क्या डेफिनेशन ऑफ द स्टेट क्या होगा। जो भी लॉ फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है, उनके अगेंस्ट जाता है, उनके लिए ये काम करता है। तो वहीं पर अब आते हैं इनके, अगर आप इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिक है, मतलब बेसिक कहे तो मूल अधिकार है और ये अधिकार जनता के लिए अति आवश्यक थे। जनता जो आज़ादी से पहले दबी कुचली जनता थी और उनके सामने जो वहाँ उस समय के राजनेता थे उनको ये लगा कि फंडामेंटल राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ये दबी कुचली जनता अपनी तरीके से अपना विकास कर सके, और इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स इन्हें दिया गया। अब आइए, जो हमें स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल राइट मिले थे वो 7 थे। कितने थे? 7। लेकिन एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव्ड कर दिया गया। अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो टोटल 6 है। कौन से फंडामेंटल राइट्स, जो 7वां फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उनको जो रिमूव किया गया है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जो है हमारा जो प्रॉपर्टी
जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 300A में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन ये जो हैं वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। और राइट टू इक्वालिटी में जो है वो पहला, इक्वालिटी भी कानून के नज़रों में सब एक समान होगा, सब के लिए कानून एक जैसा होगा। वहीं आर्टिकल 15 जो बात करता है वो आर्टिकल कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया इसके लिए जो है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं करेंगे रिलीजन, कास्ट, रेस या सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर कि आप जो है किसी को भी आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये कहता है, ये अधिकार देता है। वहीं 16 जो है वो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। आपने देखा होगा कि जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें OBC, SC, ST या फिर EWS के लिए जो प्रावधान है वो इसी आर्टिकल में है। ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, EWS अभी भी न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। वहीं आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 छुआछूत, अनटचेबिलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशंस ऑफ टाइटल की बात करता है। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक है, और इस आर्टिकल में आर्टिकल 19 जो है एक वाइडर है, मतलब इसमें और भी 6 फ्रीडम दिए गए हैं। और ये 6 फ्रीडम कौन कौन से फ्रीडम होंगे, तो पहली बात तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता जिसे आप कहते हैं, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशंस ये होंगे, और आप जो हैं कहीं धरना प्रदर्शन के लिए फ्रीडम ऑफ टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ये भी हैं, और उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशंस और यूनियन, कोई ग्रुप बनाने की जो है वो भी फ्रीडम होगी। वहीं अगर आप देखें तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रूआउट, इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी आप फ्रीली जा सकते हैं, कोई भी वहाँ पे रोक टोक नहीं किया जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फ्रीडम टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, और ये आपको फ्रीडम दिया जाएगा कि आप भैया कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ स्टेट हैं अभी भी जहां पर आप नहीं रह सकते। वहीं F को काट दिया गया है। G को अगर देखें फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, आर्टिकल 20 ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन इन ऑफेंस। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी केस हुआ था। आर्टिकल 21 जो है, जो इंटरनेट वाला केस बहुत चर्चित केस रहा है, वो केस में भी कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का यूज़ भी फ्रीडम फंडामेंटल राइट का ही पार्ट्स है, और आर्टिकल 21 में ही उनको ये किया गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केस में जो डिटेंशन होंगे उसके बारे में इसमें बात की गई है। वहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये मेंशन किया गया है इसमें। तो आइए हम आर्टिकल 23 को देखते हैं। आर्टिकल 23 जो है, जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, फोर्स लेबर, उससे रोकता है और उसको प्रोहिबिट करता है। वहीं आर्टिकल अगर हम 24 को देखें तो आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट एज अंडर एज 14, जो अंडर 14 एज के हैं वो जो है वो फैक्ट्री में, जैसे फिरोज़ाबाद की स्टोरी आपने सुनी होगी कि उसमें बच्चों ने अपने अपने आँख को ख़राब कर लिए फैक्ट्री में लगा करके छोटे बच्चों को। और ऐसे बहुत सारी अभी भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती है कि
उस बच्चों को जो है, गरीब बच्चे जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, ये भी आर्टिकल 24 में मेंशन है कि भैया चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते, और ये जो है दंडनीय अपराध है, और ये फंडामेंटल राइट जो है इनको प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और आपके लिए कुछ और भी बेहतर होगा। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।